हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलिमा दस, प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। आज मैं बात करूंगी बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम जो हर घर पे किसी न किसी को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में ज़रूर होता है, वो है बैक पेन, लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक पेन की अगर बात करें, वो इतना कॉमन है कि हर घर पे ही देखा जाता है। तो उसका क्या क्या कारण है, उसका क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है, कब हमें मेडिकल मैनेजमेंट पे जाना चाहिए, कब हमें सर्जरी पे जाना चाहिए, ये सब के बारे में बताऊंगी। क्योंकि 90 to 95% मैं देखती हूँ कि बैक पेन हुआ, शायटिक प्रॉब्लम हुआ, लोग जंप करते हैं सर्जरी में, जबकि ज़रूरत नहीं पड़ती। 90 to 95% मेडिकल मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन से हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बैक पेन है उसके मल्टीपल रीजंस है। हमारे बैक में यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच गत्था भी है, गत्था है एंड रीढ़ की हड्डी का जो पिछले हिस्से में भी बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स है। फिर ऊपर मसल है, नर्व्स जो है, इससे रीढ़ की हड्डी के बीच गत्था के नीचे से नर्व्स पे हर नर्व्स ऐसे निकल के आते हैं। तो अगर पेन की बात करें, हर एक स्ट्रक्चर से पेन जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पे भी सैक्रम बोन है, जो सिटिंग बोन भी कहा जाता है कॉमनली, उसमें भी जॉइंट्स है दोनों तरफ हिप बोन के साथ। तो यहाँ पे भी पेन जनरेटर हो सकता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो कारण है वो ये जो हमारे गत्था है, एज के साथ साथ या कुछ ऐसे कारण हैं, हमारा ऑक्यूपेशनल जो वेट गेन, और जो ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो सब बैठने का काम जिनका ज़्यादा है, क्लर्क है, उन सब में क्या होता है कि कंटिन्यूअस बैठने के पोजीशन से और वेट गेन की वजह से, नियमित एक्सरसाइज ना करने से, ये यहाँ पे हमारे निचले हिस्से वाले हड्डियों में एंड गत्था में प्रेशर पड़ते हैं। तो प्रेशर के कारण वो स्वेलिंग, डिजनरेशन होते हैं, स्वेलिंग होता है। जब स्वेलिंग सिर्फ स्वेलिंग तक ही सीमित रहता है तो सिर्फ बैक पेन का कारण होता है। जब वही स्वेलिंग जाके यहाँ से जो नसें निकलते हैं, नसें को पीछे दबाते हैं, तो शायटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो यंग एडल्ट में कॉमन है, जो एक इन्फ्लेमेटरी हेरिडिटरी कंडीशन है, वो भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो आप लोग जानते हो HLA-B27, इसमें भी पॉजिटिव आता है। पर हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पॉजिटिव हो। कभी कभी ये नहीं हो, प्रेजेंट ना हो के भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। देन ये जो जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, इस जॉइंट के जो इन्फ्लेमेशन है उसमें भी, नॉन स्पॉन्डिलाइटिक कंडीशन में भी ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इसका पेन जनरेटर यहाँ से भी हो सकता है, जो रेडिएट कर सकते हैं बैक में या नीचे। फिर विटामिन D3 डिफिशियंसी, जैसे आजकल क्या है, आउटडोर वर्क एक्टिविटी कम हो गया, आउटडोर हम लोग मोबाइल में पूरे दिन बैठ के, जो यंग एडल्ट एंड मिडिल एज वाले लोग भी जैसे बैठ के पूरे दिन घर पे ही बिता देते हैं, बाहर जाके ना एक्सरसाइज करते हैं, ना रेगुलर वॉकिंग करते हैं, उनमें से भी विटामिन D3 जो है डिफिशियंसी की वजह से बैक पेन कॉमनली प्रेजेंट करता है। क्योंकि सबसे पहला जो D3 एंड कैल्शियम डिफिशियंसी में सबसे पहला बोन जो है हमारा वीक होता है, वो है लोअर बैक के बोन्स। इवन प्रेगनेंसी में जो 25 से लेकर 30 साल की उम्र की महिलाओं को भी आफ्टर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में ये कॉमनली देखा जाता है कि बैक पेन प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसका मेन कारण होता है विटामिन D3 डिफिशियंसी, एक्सरसाइज ना करना। एंड फिर आते हैं और भी क्या क्या कारण होता है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो ओल्ड एज में आफ्टर 50 ईयर्स वो प्रोमिनेंट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली पेरिफेरल जॉइंट्स पे होता है, बट इसमें जो एक्सियल ओरिजिन होता है वो मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रा को भी अफेक्ट करता है, तो उसका पेन भी यहाँ से जनरेट करते हैं। फिर आते हैं हड्डी, जॉइंट एंड नर्व्स को छोड़ के मसल स्पाज्म में भी हो सकता है, जो कंटिन्यू सिटिंग एक्टिविटी पे होता है ज़्यादा, उसकी वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हर एक टॉपिक पे क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब को पूरा कवर करूँगी। बट आज ब्रीफली मैं बता रही हूँ कि सारे क्या क्या पेन जनरेटर हो सकते हैं बैक पेन में। तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी हमारा होता है कि जो जो कारण से पेन होता है उसको डायग्नोसिस करते हैं हम,
स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए। ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, इन सब के सहारों के साथ स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट पे भी मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन से ना हो तो इंटरवेंशन और इंजेक्शन हम प्लान करते हैं एंड अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। बट पेशेंट को लगता है अब मुझे साइटिक प्रॉब्लम है, PIBD है, क्या मुझे सर्जरी पे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? पर मैं बोलूँगी कि हमेशा हमें सर्जरी पे नहीं जाना चाहिए। सर्जरी 90 to 95% केसेस आपका मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एंड इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। जब नहीं होता है या कब जाना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि शुरुआती में पेशेंट प्रेजेंट कर रहे कि साथ में लेग मसल वीकनेस है या सुन पड़ रहा है, इसका मतलब है नसें जो है बहुत ज़्यादा दब रहे हैं या पेशाब की दिक्कत हो रहा है, लेट्रिन की दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारे सारे नसें उधर से रीढ़ की हड्डी के एंड से निकलते हैं। उधर अगर है कुछ प्रॉब्लम, अगर लेट्रिन, पेशाब और चलने में दिक्कत हो रहा है, सुनपन आ रहा है, तो हमें डेफिनेटली सर्जरी में जाना चाहिए। या MRI में अगर सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूशन हो, डिस्क का भी हमारा ये जो है डिस्क, इसमें साइड का एरिया जब दबता है, निकलता है, तो नसों को दबाता है, तब साइटिक प्रॉब्लम आता है। जब सेंट्रल डिस्क प्रॉब्लम होता है तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को दबाते हैं, नसों को नहीं दबाते, सीधा स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है। जब वो प्रॉब्लम हो तो हमारे इंजेक्शन से भी वो ठीक नहीं हो सकता है, वो तो हमें सर्जरी पे जाना चाहिए। तो हमारे पास आते हैं जब पेशेंट, हम पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, वी कैन गाइड देम फॉर ट्रीटमेंट। आपको मेरे द्वारा जानकारी अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। थैंक यू।